जब इंक्रीज करते हैं किसी मटेरियल का तो उसका रैंडमाइजेशन इंडिविजुअल एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट वो भी इंक्रीज हो जाता है क्योंकि एटम्स फ्रीली मूव्स कर सकते हैं। और जब ये इंक्रीज होता है तो उसका जो स्टार्टिंग का मटेरियल का अपना मैग्नेटिक इंटेंसिटी रहती है, मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है आई, वो डिक्रीज हो जाता है क्योंकि नया फील्ड अप्लाइड हो जाता है, एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। और आई डिक्रीज होता है तो फिर एच भी डिक्रीज हो जाता है। इसकी वजह से जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है बी, वो डिक्रीज हो जाता है, जबकि उसे सम होना चाहिए था ना, पर वो डिक्रीज हो जाता है किसकी वजह से, मैग्नेटाइजेशन की डिक्रीज होने की वजह से। तो इसका मतलब ये है कि जो काई डिक्रीजेस एज टी इंक्रीजेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो काई और टी का इसके साथ आपस में कैसा रिलेशन होगा, काई इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो क्यूरीज ने यही स्टेटमेंट दिया, क्यूरीज लॉ स्टेट दैट, किसने क्या स्टेट दिया, द ससेप्टिबिलिटी ऑफ द susceptibility chi susceptibility of a paramagnet paramagnetic substance is inversely proportional to the inversely proportional to the absolute temperature, absolute temperature। ठीक है भैया, अरे हाँ ना बोलो। तो काई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, काई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t। और इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट टर्म लगाते हैं, उसे कहते हैं C अपॉन टी। और यही है आपके पास, यही क्या है, यही है आपके पास क्यूरीज लॉ। यही क्या है, क्यूरीज लॉ। और वेयर आपके पास सी क्या है, यहाँ पे सी ससेप्टेबिलिटी डायमैग्नेटिक के लिए होती है बहुत कम, नेगेटिव, लेकिन पैरामैग्नेटिक के लिए स्मॉल और पॉजिटिव होती है, और फेरोमैग्नेटिक के लिए लार्ज एंड पॉजिटिव। ठीक है, तो समझ में आया क्या कहा हमने। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को अगर हम हीट करते हैं तो वो किसी टेम्परेचर पे, सर्टेन टेम्परेचर पे पैरामैग्नेटिक मटेरियल में चेंज हो जाता है, और उस टेम्परेचर को कहते हैं क्यूरी पॉइंट या क्यूरी टेम्परेचर। और उसके लिए हमारे पास ससेप्टेबिलिटी का रिलेशन आता है, काई इज इक्वल टू सी अपॉन टी माइनस टी सी, और वेर टी सी क्या है, क्यूरी पॉइंट। और फेरोमैग्नेटिक के एग्जांपल आयरन के लिए क्यूरी पॉइंट होता है लगभग 1043 केल्विन। अरे हाँ ना बोलो, कहा मैंने कि अगर हम इनको पैरा, डाया और फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, तो अगर सबसे पहले अगर हम क्या कहें कि अगर कोई मटेरियल्स को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कैसा होता है, स्मॉल मैग्नेटाइजेशन अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। और फेरो में क्या होता है, अ लार्ज मैग्नेटाइजेशन, अ लार्ज magnetization occurs in the direction of field।
डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ठीक है, तो क्या बोला हमने, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए क्या होता है, स्मॉल मैग्नेटाइजेशन अकर्स होता है और अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड। हाँ ना बोलो। तो हमने क्या कहा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरामैग्नेटिक के लिए कैसे होती हैं, मोर डेंस, और फेरो के लिए मोर डेंस, पैरा और फेरो के लिए मोर डेंस, और डायमैग्नेटिक के लिए लेस डेंस। और ससेप्टिबिलिटी पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए कैसे होती है, स्मॉल बट पॉजिटिव। इनका ऑर्डर कितना होता है, 10⁻³ टू 10⁻⁵। और ससेप्टिबिलिटी काई क्या है, यूनिटलेस क्वांटिटी। और फेरो के लिए लार्ज एंड पॉजिटिव। और यूनिटलेस क्यों है, क्योंकि ये रेशियो होता है आई अपॉन एच का, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अपॉन मैग्नेटिक इंटेंसिटी। और इनकी यूनिट क्या होती थी, एम्पेयर मीटर। एम्पेयर मीटर कैंसिल, तो काई क्या होगा आपका, यूनिटलेस। और डायमैग्नेटिक के लिए इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। जो पैरामैग्नेटिज्म होते हैं और डायमैग्नेटिज्म होते हैं उनको आप सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों में फाउंड कर सकते हैं। लेकिन जो फेरोमैग्नेटिक होता है, कौन, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, वो सिर्फ आप फाउंड करते हैं सॉलिड्स में। फेरोमैग्नेटिज्म is normally found only in solids। क्लियर हुआ बच्चों? अरे हाँ ना बोलो, हाँ ना बोलो। ठीक है, अब बात करते हैं इनके अट्रैक्शंस की। तो ये हम देख रहे थे मैग्नेट के साथ इनका अट्रैक्शन, रिपल्सन। पैरामैग्नेट जो सब्सटेंस होते हैं वो वीकली अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेट की तरफ। फेरो जो होते हैं वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं, और जो डायमैग्नेटिक होते हैं वो वीकली रिपल करते हैं मैग्नेट को। ठीक है, अरे क्लियर है? तो ये था इनकी मैग्नेटिक। क्या बोला हमने कि जो पैरा होते हैं और फेरो होते हैं, पैरा और फेरो, उनके अगर उन मटेरियल्स की रॉड को अगर हम सस्पेंड करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो होगा क्या, वो पैरेलल हो जाती है फील्ड के डायरेक्शंस में। अगर वो क्या है, वो मटेरियल पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक है। लेकिन डायमैग्नेटिक के केस में क्या होता है, डायमैग्नेटिक के केस में ये रॉड परपेंडिकुलर हो जाती है फील्ड के। ठीक है, क्लियर है ना? अब ऐसा क्यों होता है, ये सब पीछे हम बता चुके हैं कि डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है, पॉजिटिव उसका, और पैरा के लिए स्मॉल पॉजिटिव होता है, और फेरो के लिए लार्ज पॉजिटिव होता है। और डायमैग्नेटिक रिपल करता है मैग्नेटिक फील्ड को, ये हम देख भी सकते हैं, देखो है ना। डायमैग्नेटिक क्या करता है, वीकली रिपल्ड करता है मैग्नेटिक फील्ड को, इसलिए ये परपेंडिकुलर हो जाता है। और ये दोनों क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। पैरा वीकली अट्रैक्ट करता है, लेकिन फिर वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही पैरेलल हो जाता है। और यही तो हमारे पास इंपॉर्टेंस है इसकी। मैग्नेटिक फील्ड और ज्यादा हाई हो जाएगा अगर उसकी डायरेक्शंस में ही पैरेलल हो जाएगा। तो क्लियर, समझ में आ रहा है? हाँ या ना बोलो, बोलो फटाफट। तो हेस्टिस क्या बोला हमने, हेस्टिस क्या है कि किसी भी, अभी आए नहीं डेफिनेशन, लेकिन इसका क्या मेन रीजन यही है कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, वो कैसे होते हैं, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं और लार्ज और पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं ससेप्टिबिलिटी की। इस वजह से जैसे हम इन पे कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करते भी हैं, तो ये उसके बाद भी मैग्नेटाइज रहते हैं, मतलब परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। और परमानेंट मैग्नेट जो होते हैं वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से ही बनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर वो मटेरियल्स मैग्नेटाइज है, तो वो उसकी इंटेंसिटी पे ही डिपेंड नहीं करता, बल्कि उसकी प्रीवियस हिस्ट्री पे भी डिपेंड करता है। तो जैसे कि अगर हम इसमें एक एग्जांपल्स के थ्रू देख रहे हैं कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स से एक रिंग बनाई हुई है, और उसको किस में रखा गया है, इनसाइड अ टोरॉइड्स। और टोरॉइड्स में क्या है, एन टर्न्स है आपके। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया? आगे मैं चेंज करूं, तो अगर उसमें टोरॉइड में
आई करंट फ्लो हो रही हो, आयन टर्न्स हैं और मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच हो, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करेगा करंट? बी नॉट इज इक्वल टू टॉरिड के फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई। मेरे याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एंड हेंस ससेप्टिबिलिटी, वो मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच, एच क्या होता है? V अपॉन म्यू नॉट, होता है कि नहीं होता है? तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन आई। और जो बी नॉट होगा वो ओनली क्या प्रोड्यूस करेगा? टोरॉइड करंट ओनली। जो बी नॉट होगा वो ओनली टोरॉइड करंट प्रोड्यूस करेगा बी नॉट को। बी नॉट इज द फील्ड produced by the toroid current only. Toroid current only, ये टोरॉइड करंट होगी। लेकिन अब हमने क्या करा है कि एक रिंग को इसके इनसाइड में रखा है, समझ रहे हो? रिंग को क्या रखा है? इनसाइड में रखा है, तो उसका एक एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। द रिंग गेट्स magnetized and produce an extra field due to magnetization. ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? टोटल मैग्नेटिक फील्ड इन द रिंग इज क्या हो जाएगा भाई? अरे क्या हो जाएगा? B इज इक्वल टू म्यू नॉट और H प्लस आई। समझ में आ रहा है? म्यू नॉट तो यही होगा और H के साथ आई भी इंटेंसिटी हो जाएगी ना, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। और तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? और आई को जरा फाइंड करो यहाँ से। बी म्यू नॉट को यहाँ लेके नीचे जाओ, H को नेगेटिव में भेज दो, सो आई इज इक्वल टू बी अपॉन म्यू नॉट माइनस एच। ये वो करंट आ गई, सॉरी आई क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और करंट की फॉर्म में क्या हो जाएगा? बी अपॉन म्यू नॉट माइनस एन आई, वेयर I is intensity of magnetization. समझ रहे हो? ये वो टोटल करंट आ गई, टोटल